हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में जिस तरीके से मैंने आपको मेंशन किया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग को हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे मेमोरी लेवल के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। एंड यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में आपको लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के कंबाइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले आप थ्योरी को कंप्लीट कीजिए एंड थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जो है यानी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ढंग से देखिएगा एंड फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम फिर से एक टॉपिक लेंगे जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एमआरएस 2025 जनरल पेपर के लिए, क्योंकि 30 मार्क्स का ये रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, हियरार्किकल ऑर्डर में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल नंबर 1 पे आपका मेमोरी लेवल आता है। इट मीन्स मेमोरी लेवल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के ऊपर, यानी बच्चों की स्मृति के ऊपर जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। इट मीन्स हमने कोई भी बात डालनी है तो बच्चों की स्मृति में डालनी है, यानी मेमोरी के ऊपर है। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की कोई ना रीजनिंग लगानी है ना थिंकिंग लगानी है, ठीक है, ना ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इट मीन्स ये सबसे क्या है, लोएस्ट लेवल है। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने किसी बच्चे को ये बताना है कि इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली है, तो आपने क्या किया, उसकी मेमोरी में ये फिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को ना ही तो सोचना पड़ रहा है और ना ही तो कोई ना कोई रीजनिंग लगानी पड़ रही है। तो इट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि मेमोरी लेवल जो है वो सबसे क्या है, लीस्ट थॉटफुल लेवल है, तो ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, टीचर ने जो बोला बस वहाँ पे, इट मीन्स कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुई एंड यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं डालना पड़ा। तो मेमोरी लेवल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द लीस्ट थॉटफुल लेवल, लीस्ट थॉटफुल लेवल। सेकेंड नंबर पे देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर पहुंचना है तो इट मीन्स आपने लेवल 1 यानी मेमोरी लेवल को क्रॉस कर लिया हो। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाओगे आपके जो निचले वाले जो लेवल्स हैं उनमें आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। इट मीन्स आपने उनको क्रॉस कर लिया हो तभी आप दूसरे लेवल के ऊपर पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इट मीन्स ये लेवल हम कब अचीव करेंगे, जब हमारा मेमोरी लेवल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिना इसके हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है वो नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया या जो भी यहाँ पे आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है, या जो भी जनरलाइजेशन है या जो कुछ भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके ऊपर बच्चा क्या करता है, मास्टरी करता है। ठीक है, तो ये लेवल कब होगा, जब उस फैक्ट के बारे में या उस जनरलाइजेशन के बारे में बच्चों को ऑलरेडी आपने पहले बताया हो और उनकी मेमोरी में ये सारी की सारी बातें हों। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग लेवल में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अप्लाई किस तरीके से करोगे, अगर सपोज करो कि मेरे पास कोई एक सम है दैट इज़ 3x + 7y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों की मेमोरी में सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो बच्चों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a² + b² + 2ab। तो ये क्या है, उनकी मेमोरी लेवल। तो ये मेमोरी लेवल अचीव होगा, फिर क्या करेगा वो इसी फैक्ट को या इस जनरलाइजेशन को वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। कौन से लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। ये फॉर्मूला पता है तो वो इजीली यहाँ पे क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या बच्चा सोच रहा है, हाँ सोच रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ क्या करना है, ये उसको सम दिया गया है और इसको ये वाला फॉर्मूला जो है वहाँ पे क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दैट इज़ अ मॉडरेट थॉटफुल लेवल। ठीक है, सोच रहा है लेकिन उतना नहीं सोच रहा है। उसके बाद जो है हम पहुंच जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर आप कब पहुंचोगे, जब आपने मास्टरी कर ली हो, मेमोरी लेवल को अचीव कर लिया हो या अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन दोनों को जब आप अचीव कर लोगे तभी आप कहाँ पे पहुंचेंगे, रिफ्लेक्टिव
लेवल के ऊपर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है बच्चा एक्चुअल में क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या करके? वो अपनी रीजनिंग एबिलिटी भी लगाता है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी भी लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को क्या कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, प्रॉपर एक तरीके की रीजनिंग पावर अपनी लगा रहा है, थिंकिंग, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मेंटल लेवल जो है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव है, तभी वो क्या कर पाएगा, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, दिस इज़ द मोस्ट थॉटफुल लेवल, ऑफ कोर्स दिस इज़ द मोस्ट थॉटफुल लेवल, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है मेमोरी लेवल को अचीव करके, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव करके अब वाकई में क्या कर रहा है, उस नॉलेज को टीचर के सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या करके, अपने मेंटल लेवल का यूज़ करके, अपनी रीजनिंग और थिंकिंग पावर को लगा के और एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो ये है आपका हायरार्किकल ऑर्डर किसका, आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग का, जहाँ पे सबसे लोएस्ट के ऊपर है आपका मेमोरी लेवल, ये लोएस्ट लेवल है, एंड सबसे दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल। और ये वाला जो बीच का है, दैट इज, इसको आप बोल सकते हो दिस इज द मॉडरेट लेवल, बीच वाला है ये मॉडरेट लेवल। तो आई थिंक आपको ये लेवल्स जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा तो आई होप आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। अब मेन फोकस की अगर हम बात करें तो फोकस मीन्स, अगर हम मेमोरी लेवल के ऊपर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है, मेमोरी लेवल। जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा कि मेमोरी लेवल में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो रीजनिंग पावर है या थिंकिंग पावर जो है वो क्या है, यहाँ पे बहुत कम है। तो क्या हम इसको एक्सीलेंट मेथड बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स ये क्या है, कोई एक अच्छा जो है वो लेवल नहीं है टीचिंग का, तो हम इसको बोलेंगे नॉट एन एक्सीलेंट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो कि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बच्चों को क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको क्या दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किसी भी तरीके की इंटरेक्शन नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो नहीं हो रही है। इट मीन्स उसको कोई फैक्ट बता दिया और वो फैक्ट जो है वो ताउमर जो है उसके साथ रहेगा, ठीक है, उसको याद रहने वाला है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आ जाओ कि अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअल में यहाँ पे फोकस जो है वो किस तरीके से, मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कब अचीव होगा, जब आपका मेमोरी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा वो किसके ऊपर किया जाएगा, यहाँ पर आप क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसके रिगार्डिंग, जो भी आपको क्या पढ़ाए जा रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या जो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उनकी आपको क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, उसे अप्लाई कर पाओगे। इट मीन्स यहाँ पे बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, अप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे क्या होंगी, यूज़ होंगी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर, एबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर यूज़ होंगी ही होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आपका थर्ड लेवल का है, दैट इज़ योर रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे जो भी आपकी रीजनिंग है, इट मीन्स यहाँ पर मोस्ट आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज़ द हायर
लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, तभी तो बच्चा क्या कर पाता है, यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मोस्ट रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये, दिस इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका फोकस, कि यहाँ पे फोकस किस किस के ऊपर दिया जा रहा है, मेमोरी के ऊपर जो है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और यहाँ पे हमने नॉलेज को क्या करना है, अप्लाई करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है ये मोस्ट रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्शन में दिखानी पड़ती है, दैट इज द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो कि ये जो डिफरेंट आपको मेथड बताए गए हैं, ठीक है, तो ये मेथड जो है वो किस किस ने दिए थे, मेमोरी लेवल किसने दिया है, ठीक है, किसने प्रपोज किया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो किसने दिया था, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में किसने क्या कहा था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी लेवल जो है, दिस इज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दैट इज गिवन बाय मॉरिसन ने दिया था। एंड लास्ट में जो आपका बचता है रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज गिवन बाय हंट। ठीक है, ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर जो थी वो रिसर्च की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेमोरी लेवल का पूछा जाएगा तो आपका हर्बर्ट आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने प्रपोज किया था, दैट इज मॉरिसन, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है वो कौन बात कर रहे हैं, यहाँ पे हंट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो नेचर है आपके इन टीचिंग लेवल्स का, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेमोरी लेवल के ऊपर में, कि यहाँ पे जो है कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या नेचर निकल कर आ रहा है, कि जब हम बात करते हैं मेमोरी लेवल के बच्चों के, सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे उस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या यहाँ पे नेचर निकल कर आ रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला तो यही नज़र आया कि ये बेसिकली क्या है, एक तरीके की रोड लर्निंग है। ठीक है, अब रोड लर्निंग जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि फैक्चुअल जो नॉलेज होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें उस नॉलेज को अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एंड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, ये मेथड जो है इसका क्या बड़ा अच्छा यूज़ हो सकता है, दैट इज़ रिकॉल एंड रिकग्निशन। रिकॉल रिकग्निशन, रिकॉल एंड रिकग्निशन। ठीक है, क्योंकि रिकॉल एंड रिकग्निशन जो है ये लिंक करता है आपका डायरेक्ट फैक्चुअल नॉलेज के साथ। ठीक है, बच्चा एकदम से क्या करेगा, रिकॉल कर लेगा, टीचर ने पूछा, और एकदम से क्या करेगा, उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन किसकी, उस पर्टिकुलर फैक्ट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि जब टीचर ने ये बताया, फैक्चुअल कोई भी इंफॉर्मेशन दी, तो बच्चा क्या अगर कोई गलती भी करेगा तब भी वो क्या कर लेगा, एकदम से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो अंडरस्टैंडिंग मीन्स पहला वाला लेवल जो है उस बच्चे ने बेसिकली पार कर लिया है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है, जो फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है कि यहाँ पे बच्चा अब क्या कर रहा है, बेसिकली रूल को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, रूल्स को अब जनरलाइज करना उसने शुरू कर दिया है। जनरलाइज, एक सेकेंड, ठीक है, जनरलाइजिंग
द रूल्स, जो भी उसको रूल्स बताए जा रहे हैं वो अब उनको क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। इसके बाद क्या है कि क्या बच्चा यहाँ पे जो है कोई रिलेशनशिप बिठाता है फैक्ट्स के बीच में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स जो भी उसको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यही रिलेशनशिप बिठा के उसको क्या मिल रहा है, एक न्यू नॉलेज जो है उसको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर उसको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप अगर उसने अप्लाई किया a+b का स्क्वायर, तो उसको न्यू नॉलेज क्या मिला, वो जब उसने अप्लाई किया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, तो वहाँ से उसको क्या मिला, एक नया आंसर मिला। इट मीन्स दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू नॉलेज। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करता है बच्चा, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली ये क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसका नेचर क्या है, ये बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने रिफ्लेक्टिव लेवल की। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है सबसे पहले क्या होगा कि बच्चे को एक प्रॉपर क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का या रीजनिंग पावर का क्या कर सके, यूज़ कर सके आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द मेमोरी लेवल एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो सबसे पहला है कि उसको यहाँ पे क्या मिल गया, इन्वायरमेंट मिल गया या अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। अपॉर्चुनिटी किसके लिए, टू थिंक क्रिटिकली, सेकंड क्या है कि वो क्या करेगा, अब इस जो भी उसको प्रॉब्लम मिली है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद, तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो इजीली क्या कर सकता है, टेस्टिंग द फैक्ट्स, ठीक है, या जो भी उसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे उसके ये जो टेस्ट कर रहा है वो जितने भी फैक्ट्स है या नॉलेज है, तो ये उसके अंदर सारी की सारी जो है इनबिल्ट क्वालिटी आ रही है, अंदर से आ रही है कि मुझे एक्चुअल में इन फैक्ट्स को क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। थर्ड लेवल के ऊपर देखो जरा, यहाँ पे फुल फ्रीडम होती है बच्चे को कि वो क्या करे, पहले अच्छे तरीके से सोचे, क्रिटिकली सोचे प्रॉब्लम के बारे में, फिर जो भी उसके पास फैक्ट्स हैं उनको वो टेस्ट करे अपने अंदर से, एंड लास्ट में वो क्या करे, फ्रीडम यूज़ करे ताकि वो प्रॉब्लम को क्या कर पाए, अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। प्रॉपर फ्रीडम है उसको, ठीक है, टू फ्रेम द रिजल्ट, ठीक है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या जो उसको न्यू कंक्लूजन जो मिल रहे हैं क्या वो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऑफ कोर्स जो है वो क्या रहेगा, दिस इज़ द हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चे को जब पता लग जाएगा कि उसने अच्छे तरीके से फैक्ट्स को अप्लाई कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर पाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल है, ताकि उसको पता लगे कि वो अब हायर लेवल के ऊपर जो है पहुंच चुका है और अब वो प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, टीचर के सामने सॉल्व कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पफुल है, इट मीन्स एंड में उसको यहाँ पे क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर उसको सक्सेस नहीं मिल रही है तो फिर से दोबारा से उसने क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से या फैक्ट्स के ऊपर में उसने पहले मेमोरी लेवल के ऊपर सोचना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर उसको अप्लाई करना है, एंड देन उसको क्या करना है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना है अपने इनसाइट के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज़ द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं कौन कौन सी यहाँ पे दी गई थी। साइकोलॉजिकल थ्योरी इट मीन्स मेमोरी लेवल के ऊपर क्या कोई थ्योरी दी गई थी, और अगर दी गई थी तो वो क्या कहती थी, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में जब हम कभी भी बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि
कितनी कितनी थियरीज दी गई थी। तो मेमोरी लेवल के पास जो हैं वो 4 थियरीज हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर 2 थियरीज दी गई थी एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही थियरी दी गई थी। आपको पता होना चाहिए पहले ये, ठीक है, तब तो आप क्या करोगे, इजीली टॉपिक को समझ पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो सारे के सारे ये जो थियरीज हैं ये मिक्स मैच भी हो जाती हैं, क्योंकि अब आगे मैं डिस्कस करूंगी तो आपको ये सारी की सारी सेम ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है 4 थियरीज दी गई थी, जिसमें सबसे पहले थियरी थी थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है, थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, जिस तरीके से यहाँ पे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर होगा, मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर होगा। इट मीन्स यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा, एक्सरसाइज या रिपीटेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस, ठीक है। सेकेंड लेवल की जो थियरी थी, अब मैं जो यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ ना, उनको भी आप नोट करते चलना, ठीक है। जब मैं बीच में बोल रही हूँ ना, प्लीज़ राइट दिस डाउन, इट मीन्स वो आपको लेवल लिखना है। थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में क्या बोला मैंने कि फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, एक्सरसाइज के ऊपर, रिपीटेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेंटल लेवल के ऊपर हमने इससे क्या करना है, हम फैक्ट्स को क्या करते हैं, बार बार रिपीट ही करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज कर वाले बच्चे को आपने 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दे दिए, ठीक है, तो वो सिर्फ उसने याद करने हैं, तो वो उन 50 क्वेश्चंस की क्या करेगा, पहले एक्सरसाइज करेगा, फिर वो बार बार क्या करेगा, उनको रिपीट करेगा एंड देन फिर वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे वो टीचर ने क्या करने हैं, सुनने हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल की थियरी है, दैट इज थियरी ऑफ अपरसेप्शन, ठीक है, थियरी ऑफ अपरसेप्शन। अब थ्योरी ऑफ अपरसेप्शन क्या है, यहाँ पे फोकस किसके ऊपर दिया जाएगा, लार्ज फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। लिखते चलो, प्लीज राइट दिस डाउन कि आपको यहाँ पे फोकस किसके ऊपर करना है, फोकस ऑन द लार्ज फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना है, मैकेनिकल मेमोराइजेशन करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला तो उसको पता है, तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी क्या करना है, उसको पता होना चाहिए। इट मीन्स अब थोड़ा सा वो फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा ना उसको, जैसे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो नॉलेज है अब वो थोड़ा सा क्या हो गया है, फैक्चुअल नॉलेज बन गया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन। दैट इज हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है, फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर, जो कि लार्ज फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेमोराइजेशन, कि एक्चुअल में वो क्या करता है, उसको मैकेनिकली वो क्या कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की थ्योरी को हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी थ्योरी जो एप्रिसिएशन जो है ये किसने दी है, आपके हर्बर्ट ने दी है। मैं पिछले लेवल में पहले ही बता चुकी हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये हर्बर्ट ने दी थी मेमोरी लेवल के ऊपर। अब थर्ड जो थ्योरी है, मैंने कहा 4 थ्योरीज दी गई थी मेमोरी लेवल के ऊपर, तो हमें चारों की चारों पता होनी चाहिए। थर्ड है दैट इज या आपकी जो थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी है, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म। अब देखो जिस तरीके से नाम से इंडिकेट हो रहा है, इट मीन्स हमने अब क्या करना है, नॉलेज के ऊपर जो है कनेक्शन बैठाना है, ठीक है, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, मेमोराइजेशन करके उसको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये उसको हमने क्या करना है, लर्न करना है। अब थॉर्नडाइक लेवल में तो आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, मेमोरी लेवल है तो मेमोराइजेशन के थ्रू हो रही है। उसके बाद एप्रिसिएशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है। अब 4th नंबर की जो थ्योरी है वो थी है आपकी कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के
बाद जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियोस दोनों ध्यान से देखे हैं तभी आप उनका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन बोल रही हूँ आप उसको भी साथ साथ में लिखो। अब कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है? कंडीशनिंग थ्योरी आपको पता है कि हम क्लासिकल ऑपरेंट थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जो हमारा जो टास्क होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई हैबिट जो है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स वहाँ पे रेपिटेशन किसका हो जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिपीटेशन ऑफ किसका, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का। और हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या मिलता है, कोई ना कोई एक हैबिट जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कोई ना कोई हैबिट जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको पता है ये, ठीक है, आपने पढ़ी है ये कंडीशनिंग थ्योरीज। देखो मेमोरी लेवल के ऊपर 4 थ्योरीज हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है मैंने कहा 2 ही थ्योरीज दी गई थी। एक थी आपकी दैट इज हर्बर्ट की थ्योरी एंड दूसरी थी आपकी गेस्टॉल्ट की थ्योरी, ठीक है। नंबर 1 पे है आपकी दैट इज हर्बर्ट थ्योरी और सेकेंड लेवल के ऊपर है आपके पास दैट इज गेस्टॉल्ट थ्योरी, ठीक है, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनसाइट भी बोलते हैं। गेस्टॉल्ट थ्योरी या इसका दूसरा नाम जो है थ्योरी ऑफ इनसाइट भी है, थ्योरी ऑफ इनसाइट। अब देखो मैं यहाँ पे हर्बर्ट थ्योरी जो है, प्लीज राइट दिस डाउन, कि हर्बर्ट थ्योरी में हम यहाँ पे 5 लेवल के बारे में बात करते हैं। 5 लेवल कौन कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। 5 लेवल है यहाँ पे दैट इज P, S, C, G, A। और गेस्टॉल्ट थ्योरी में आपके पास 3 लेवल हैं दैट इज I, P और I। अब 1 बाय 1 लिखते चलना कि P जो है यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज प्रिपरेशन स्टेप है यहाँ पे, कि प्रिपरेशन स्टेप किसका, दिस इज योर प्रिपरेशन स्टेप। प्रिपरेशन किसका, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज, जो आपको किसी भी चीज़ का आपको नॉलेज है। इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी लेवल के ऊपर आपने जो कोई कुछ भी सीखा उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन स्टेप मीन्स प्रीवियस नॉलेज को पहले आप एक्सप्लोर करो, ठीक है, एंड फिर देखो कि उसके बाद आपने उसको किस तरीके से लर्न करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है हर्बर्ट थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। सेकंड देखो यहाँ पे एस लिखा गया है, एस मीन्स यहाँ पे सिस्टमैटिक। अब आपने क्या करना है, उस जो प्रिपरेशन स्टेप में आपके पास आया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, सिस्टमेटिकली आपने उसको प्रेजेंट करना है। जो भी नॉलेज है आपको उसको क्या करो, सिस्टमेटिकली अरेंज करो, सिस्टमेटिकली उसकी प्रेजेंटेशन दो। उसके बाद देखो जब आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंटेशन की, तो फिर आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है। कंपैरिजन मीन्स आप सिमिलैरिटीज बताओ या डिफरेंस बताओ, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बताओ उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की, उस पर्टिकुलर फैक्ट्स की। अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लिया। कंपैरिजन करने के बाद आप क्या करते हो, जनरलाइजेशन करते हो जो भी आपको वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स आपको जो है अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसके रूप में मिलेगी, या तो फैक्ट्स के रूप में मिलेगी, या रूल्स के रूप में मिलेगी, या प्रिंसिपल्स के रूप में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लास्ट लेवल जो है दैट इज एप्लीकेशन। अब आपने नॉलेज को क्या करना है, अप्लाई करना है। मैं वैसे आपको बताती जा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बस ये वही है, हम उसी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अप्लाई किसको करना है, जो भी आपके पास फैक्ट्स आपको मिले हैं, किसके थ्रू, जब आपने जनरलाइज किया, जब आप जनरलाइजेशन करते हो ना किसी भी सब्जेक्ट मैटर की, तो आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो फैक्ट्स के रूप में, या रूल्स के रूप में, या प्रिंसिपल्स के रूप में। और उन्हीं को आप आगे जाके क्या करते हो, उनको अप्लाई करते हो, उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं रूल्स को एंड उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने रियल लाइफ में क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये लेवल्स हैं आपके हर्बर्ट थ्योरी के। पूछा भी जा सकता है कि जो आपका कंपैरिजन लेवल है ये कौन से लेवल के ऊपर आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर आता है, मेमोरी लेवल के ऊपर आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन लेवल जो है वो थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन का है, ये गेस्टॉल्ट थ्योरी का है, या कंडीशनिंग थ्योरी का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे, तो इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। नोट्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है। तो ये हर्बर्ट थ्योरी में 5 ये स्टेप्स हैं, फिर से सुन लो। प्रिपरेशन में सबसे पहले आप प्रिपेयर करो प्रीवियस नॉलेज को, उसको एक्सप्लोर करो। उसके बाद एस यानी सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन करो उस सब्जेक्ट मैटर की। थर्ड में आप कंपैरिजन करो उस सब्जेक्ट मैटर का या सब्जेक्ट
जो भी आपको सब्जेक्ट मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्ट है, उसके बाद क्या करो, उसको जनरलाइज करो, और जनरलाइज होने के बाद जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड में आपने क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आ जाओ जरा गेस्टॉल्ट थ्योरी के ऊपर। दिस इज द थ्योरी ऑफ इनसाइट। इट मीन्स आपके पहला स्टेप क्या है यहाँ पे आपको, कि आपके अंदर से ये भावना आनी चाहिए स्टूडेंट्स में कि वो क्या कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए किस किस के बीच में, कि उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड उस प्रॉब्लम को उसने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टूडेंट में क्या जागती है, एक इनसाइट जागती है। ठीक है, जब स्टूडेंट जो है रिकग्नाइज कर लेता है किसी भी रिलेशनशिप को, और वो क्या करती है आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको क्या करती है, प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आपके पास पी। पी यानी यहाँ पे क्या है, परसेप्शन जो है किसी भी सिचुएशन का एज अ होल। ठीक है, हम गेस्टॉल्ट थ्योरी को एज अ होल भी बोलते हैं ना, एज अ होल ही लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो परसेप्शन जो है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, उसका क्या होना है, उस प्रॉब्लम को उसने ऐसे टुकड़ों में नहीं बताना है या सोचना है, प्रॉब्लम को वो क्या माने, एज अ होल। ठीक है, परसेप्शन जो है किसी भी सिचुएशन का उसने किस तरीके से उसकी परसेप्शन करनी है, एज अ होल। उसके बाद क्या करना है, आई यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस किस के बीच में जो भी रिलेशनशिप बना, ठीक है, जो भी उसके पास जितने भी जनरलाइज इनसाइट थी, ठीक है, और वो क्या करे फिर आगे चल के उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी मदद करे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करे, अंदर से उसके अंदर भावना जागी, फिर उसने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेना है, एज ए परसेप्शन, एज अ होल, एंड फिर उसने क्या करना है, एंड में उस प्रॉब्लम को एज अ होल समझ के उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड फिर क्या करना है, अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आपकी 3 थियरीज। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड लेवल के ऊपर, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। सिर्फ एक ही थियरी दी गई थी, एंड यहाँ पे जो थियरी है वो बहुत ही सिंपल है, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉग्निटिव फील्ड थियरी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही थियरी है, दैट इज कॉग्निटिव फील्ड थियरी, कॉग्निटिव फील्ड, या इसको दूसरा इसका जो नेम है दैट इज गोल इनसाइट थ्योरी, गोल इनसाइट थ्योरी। अब देखो ये कॉग्निटिव थ्योरी जो है, इट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, दिस इज द, मैंने पहले ही समझाया कि ये क्या है, टॉप मोस्ट लेवल है। टॉप मोस्ट लेवल है, इट मीन्स यहाँ पे बच्चे का हायर मेंटल जो प्रोसेस है यहाँ पे देखी जाती है, हायर मेंटल जो कॉग्निटिव लेवल है उसका वो देखा जाता है। तो ये क्या करती है बेसिकली, ये थ्योरी जो है बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम उसको दी गई है, ठीक है, वो क्या करें, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आइडेंटिफाई क्या करें, गोल्स एंड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी गोल्स हैं उनको क्या करें, वो पहले आइडेंटिफाई करें, एंड देन वो क्या करें, साइंटिफिक अप्रोच को, साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करें। साइंटिफिक मेथड इट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होगा, कॉग्निटिव स्किल्स का। ठीक है, इट मीन्स अपनी लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर जो है वो इस तरीके से वो अप्लाई करेगा। ठीक है, जो कि अंदर से नेचुरली उसके पास आ रही हैं आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द मेमोरी लेवल एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तब हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, एंड फिर वो क्या कर सकता है, उसके पास स्किल आ जाएगी टू डिस्कवर द फैक्ट, एंड ईजिली वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करने के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये थे लेवल और ये थी थ्योरीज जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए जब आप बात करते हो मेमोरी लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर और रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। तो मेमोरी लेवल के ऊपर जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपका सब्जेक्ट मैटर कैसे रहेगा,
सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही हमने यहाँ पे नॉलेज देनी है। यहाँ पे किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं होती, कोई नॉलेज अप्लाई नहीं होता, ना ही तो यहाँ पे ज़्यादा हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, पूरे तरीके से सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से लेना देना है आपको। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ पढ़ानी है तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया और उसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। सेकंड जो है यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि सब्जेक्ट मैटर जो है क्या वो प्री प्लान होना चाहिए, ऑफ कोर्स। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो पहला जो आपका प्री प्लान्ड हो, क्योंकि आप हर जो आपका ये फैक्चुअल नॉलेज जो है जब आप देते हो मेमोरी लेवल के ऊपर, ये प्री प्लान्ड क्यों होना चाहिए। आप बच्चों को एक दिन में 100 MCQs क्वेश्चन नहीं करवा सकते, या इस तरीके के फैक्ट जो है 100 फैक्ट्स आपने याद करने नहीं, बच्चा याद नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर जो है आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चा 6th में है, 7th में है, 10th में है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आपने क्या करना है, प्री प्लान्ड करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस देने हैं, 30 क्वेश्चंस देने हैं, 30 फैक्ट्स पढ़ाने हैं आपने। ठीक है, तो उसे उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है। एंड ये इंफॉर्मेशन जो है पहले क्या होनी चाहिए, प्री प्लान्ड होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए कि बच्चा जो है वो सारा का सारा नॉलेज ले सके। इट मीन्स प्रॉपर रिटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर रिटेंशन होनी चाहिए जो भी आप फैक्ट्स बच्चे को पढ़ा रहे हो। उसके बाद जो है सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेमोरी लेवल में यहाँ पे ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि कोई भी लिंक नहीं होता है प्रेजेंट या फ्यूचर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का नो लिंक बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने जो फैक्ट्स बच्चे को पढ़ा दिए वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेंगे। ठीक है, वो फैक्ट जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, कि आपको पता है कि आपका जो कैपिटल्स हैं वो पूरी उम्र सेम ही रहती हैं, आप पढ़ो चाहे आपका बच्चा आगे पढ़े, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और वो हमेशा क्या रहती है, वो एक तरीके की ही रहती है, उसका कोई लिंक नहीं होता फ्यूचर या प्रेजेंट के साथ। ठीक है, अगर मैप के ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में पड़ रहा है तो वो उसी एरिया में पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या नहीं हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी जब तक कोई अलग जियोग्राफिकल कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, या गवर्नमेंट जो है कोई स्टेट चेंज ना करती हो। ठीक है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल के ऊपर जिस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका कोई भी लिंक नहीं होता है फ्यूचर एंड प्रेजेंट के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। तो अंडरस्टैंडिंग में जो आपका लेवल है, अब यहाँ पे प्रॉपर आपने क्या करनी है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी है। तो इंटरेक्शन करनी है तो इट मीन्स आपका जो नॉलेज है वो आपका प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। तो इट मीन्स जो भी आप नॉलेज दे रहे हो तो अब वो क्या होना चाहिए, लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज, लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले बच्चे के माइंड में डालना भी तो है कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या पढ़ाना है, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाने हैं, तो बेसिकली पहले आप क्या करोगे, मेमोरी लेवल के ऊपर उसको बताओगे ना कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है, फिर आप थ्योरी को प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाना शुरू करोगे। ठीक है, और जो कोई भी बच्चा जो है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में नहीं जानता है तो पहले आप क्या करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो डेली लाइफ से उठाकर। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो आप टॉपिक को क्या करोगे, डिलीवर करोगे अच्छे तरीके से। तो आपका जो टॉपिक है या सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों होना चाहिए, एक सेकेंड बेटा, वेल स्ट्रक्चर्ड। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप बीच में से नहीं पढ़ाते हो, प्रॉपर एक चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आप पढ़ाते जाते हो। क्योंकि अगर 7th चैप्टर है और कुछ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो 6th या 5th चैप्टर में भी है तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में आपको
क्या करना पड़ता है, मटेरियल को डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने जितना भी आपने टॉपिक जो है वो डिलीवर करना है वो क्या हो, प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। प्रॉपरली प्लान्ड होने का मतलब क्या है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, वो मीनिंगफुल, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है आपको पता है यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके, रीजनिंग करके। तो क्या यहाँ पे टीचर के ऊपर ज़्यादा वर्डन है? यहाँ पे टीचर के ऊपर ज़्यादा वर्डन नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा फोकस जो है वो किसके ऊपर है, बच्चे के ऊपर है। ये बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर है नॉट इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक तरीके का ओपन एंड लाइक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ओपन एंडेड टाइप का सिस्टम होगा, ओपन एंडेड सिस्टम होगा कि बच्चे को आपने कोई प्रॉब्लम के लिए क्या कर दिया, ओपन अप कर दिया, एंड उस प्रॉब्लम को अब बच्चे ने क्या करना है, सॉल्व करके ही मानना है, तभी वो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो सिस्टम है वो क्या बनेगा, एंड लेवल के ऊपर जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या, आपका सिस्टम जो है ये ओपन एंडेड सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, ओपन एंडेड सिस्टम। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने कोई बच्चे को क्या दिया, टेस्ट दिया, ठीक है, तो अब वो ओपन हो चुका है, ठीक है, और बच्चा, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका एंड होगा। बीच में आपकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, बच्चा ना पूछ सकता है ना आप बच्चे को बता सकते हो। अब बच्चा क्या करेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्या करेगा, अब एंड ही करेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे, कि बच्चे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, रीजंस फाइंड कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने उसको यहाँ पे टेस्ट दिया ना, उसको क्या करेंगे, रीजनिंग। इट मीन्स यहाँ पे आपकी रीजनिंग की जो पावर है वो बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम यूज़, रीजनिंग पावर का क्या करते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे का सारे जो फुल एफर्ट्स हैं वो कौन लगा रहा है, यहाँ पे बच्चा ही लगा रहा है। तो फुल एफर्ट्स बाय द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है अब पूरे तरीके से कमांड किसकी है, आपके बच्चे की है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने टेस्ट दिया है उसको ओपन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, टेस्ट दिया है या कोई पेपर दिया है, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि जो रोल ऑफ टीचर है डिफरेंट इसके ऊपर वो क्या रहेगा, ठीक है। मेमोरी लेवल के ऊपर जो है टीचर का क्या रोल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर क्या रोल है, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है वो टीचर का क्या रोल बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि मेमोरी लेवल के बारे में हम जब कभी भी बात की है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि टीचर का जो रोल है वो क्या है, मैक्सिमम है। ऑफकोर्स यहाँ पे टीचर के पास ही सारा का सारा जो है वो रोल है, इट मीन्स सारा का सारा फोकस जो बच्चे ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुनना ही तो है। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या बन जाता है, पूरी तरीके से एक्टिव है और वो ही क्या करेगा, पूरी क्लास को डोमिनेट करेगा, ठीक है, डोमिनेंट रोल है। आप इसको अथॉरिटेरियन भी बोल सकते हो, ठीक है, डोमिनेंट है या अथॉरिटेरियन है। एक्टिव रहेगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने देनी है, टीचर ने ही देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है टीचर ही सिलेक्ट करेगा कोई टॉपिक, तो सिलेक्शन जो है वो भी क्या करेगा, रोल ऑफ टीचर जो है उसका अब रोल क्या हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ द, ये सिलेक्शन भी उसी को ही करनी है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि उसने क्या पढ़ाना है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब इसके बाद जो है टीचर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, एक तरीके की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना भी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है वो, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। एंड लास्ट में जो टीचर का यहाँ पे रोल है वो क्या है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, रोट लर्निंग करवा रहा है, कि टीचर ये मेक श्योर करे कि बच्चे जो हैं अगर 50 क्वेश्चंस हैं या 50 फैक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे क्या कर लें, वो मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो क्या है, उसका किसके ऊपर है, रोट लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। टीचर का रोल जो है
वो क्या है, फोकस करना रोट लर्निंग के ऊपर। इट मीन्स बच्चे क्या करें, उन फैक्ट्स को क्या करें, सुने, ठीक है, एंड क्या करें, उनको मेमोराइज कर लें, मेमोराइज कर लें और फिर उनकी एक्सरसाइज करके उनको क्या करें, प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो ये है रोल आपके टीचर के, जो कि होने चाहिए मेमोरी लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आ जाओ ज़रा। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है एक टीचर का क्या रोल बन जाता है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर टीचर का जो रोल है वो क्या है, पूरी तरीके से सब्जेक्ट सेंटर है, ठीक है, कि उसने वो एक्चुअल में उसने अब क्या करना है, इंफॉर्मेशन नहीं देनी है बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाना भी है। तो इट मीन्स यहाँ पे टीचर का रोल क्या हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया, कि पूरा की पूरी जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो टीचर ने पढ़ाना है। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, मैथ के टीचर्स अलग हैं, साइंस का टीचर अलग है, ठीक है। तो रोल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है वो क्या बन जाता है टीचर का, कि उसको अपना पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को क्या करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, उसको इसको अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, उसको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। तो प्रेजेंटेटर का रोल जो भी है वो भी उसने बड़े अच्छे तरीके से समझाना है, कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, चाहे वो साइंस पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वो अच्छे तरीके से क्या करे, प्रेजेंट भी करे। लगना चाहिए कि हाँ, कि ये मैथ के टीचर हैं, तो उसका रोल जो है वो क्या है, एक तरीके का प्रेजेंटेटर रोल भी है। उसके बाद जो है क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर उसको मास्टरी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर उसको जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। और जो कोई भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे वो किसने क्या करने हैं, इंस्ट्रक्टर का रोल भी अदा करना है यहाँ पे। इंस्ट्रक्टर का रोल क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाएगा अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिससे बच्चे क्या करेंगे, उस नॉलेज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, कि रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है टीचर का क्या क्या रोल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है किसके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो टीचर का रोल काफ़ी कम हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे वो उसने क्या करना है, एज अ सपोर्टिव या कोऑपरेटिव, लेकिन कब, बिफोर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम के बीच में नहीं करना है, ये प्रॉब्लम पूछने से पहले या प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले पहले पूछ जाना है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल डिस्कशन हो सकती है, ऑफ कोर्स म्यूचुअल डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। टीचर का जो रोल है वो म्यूचुअल डिस्कशन करने वाला भी होना चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं उसके वो क्या होने चाहिए एक टीचर के, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो सबको एक ही प्रॉब्लम दे सकता है, एक ही तरीके का टेस्ट बनाएगा। अगर वो मैथमेटिक्स का टीचर है तो पूरी क्लास के लिए वो मैथ का एक ही पेपर सेट करेगा। 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के लिए वो उसने अलग अलग पेपर सेट नहीं करना है। तो उसको जो अपना रोल है वो एज ए डेमोक्रेटिक टीचर जो है वो वहाँ पर रखना है। तो ये थे आपकी रोल ऑफ टीचर, जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज़ द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि रोल ऑफ जो मेमोरी लेवल के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले मेमोरी लेवल में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहाँ पे बच्चे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीख ही तो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या है, पैसिव है, ऑफकोर्स वो पैसिव है, यानी वो पहले टीचर क्या था, एक्टिव था जब हम रोल ऑफ टीचर के बारे में बात करी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गए, अब यहाँ पे इनएक्टिव हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी ही तो है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इनएक्टिव हैं, यानी पैसिव हैं। उसके बाद जो है उनका रोल क्या बन जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। जो कोई भी उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्टोर द फैक्ट्स या स्टोर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या ये मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि बच्चों को यहाँ पे फ्रीडम है एक्सपीरियंस की या सेल्फ इनिशिएटिव की, तो नहीं, यहाँ पे नो फ्रीडम फॉर सेल्फ इनिशिएटिव,
बच्चों को कोई भी फ्रीडम नहीं है सेल्फ इनिशिएटिव की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कर भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर ही तो कर रहा है, ठीक है। और बच्चे का क्या रोल बन जाता है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी मेमोराइजेशन कैपेसिटी के ऊपर जो है फोकस करना है, ठीक है। तो इट मीन्स उसका मेमोराइजेशन क्या है, कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर उसने क्या करना है, फोकस करना है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि बच्चे का जो रोल है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बच्चा क्या है, एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि वो नॉलेज को क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अब वो एक्टिव है तो इट मीन्स उसके पास क्या है, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी फैक्ट्स उसको पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये रोल है आपके स्टूडेंट्स का अंडर द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब पहुँच जाते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर कि यहाँ पे जो बच्चों का रोल है ये क्या है, मोस्ट एक्टिव। यहाँ पे बच्चे नहीं एक्टिव होना है, यहाँ पे टीचर जो है वो पैसिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब टीचर का रोल जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो सपोर्ट कर सकता है बिफोर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन अब बच्चे क्या रहेंगे, यहाँ पे मोस्ट एक्टिव रहेंगे, ठीक है। इट मीन्स अब उसके पास यहाँ पे उसने क्या शो करनी है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ शो करनी है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को क्या करना है, उसने इन्हेंस करना है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना है, उसका रोल क्या बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। तो ये रोल हैं आपके स्टूडेंट्स के जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होने चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे टीचिंग एड्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि टीचिंग एड्स जो है मेमोरी लेवल के ऊपर किस तरीके की रहनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर किस तरीके से रहनी चाहिए, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है आप कौन कौन सी टीचिंग मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देखो मेमोरी लेवल यानी बच्चों को सिर्फ आपने अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे आप ऑडियो का भी यूज़ कर सकते हो, विजुअल भी दिखा सकते हो, या ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टाइप की चलेंगी, दैट इज़ ऑडियो, उसके बाद है आपका विजुअल, कुछ भी दिखाकर, या ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट्स भी बता सकते हो, मॉडल्स भी बता सकते हो, ठीक है, मैप्स, पिक्चर, जो कुछ भी है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इस लेवल में आ जाएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आ जाओ। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है आपके टीचिंग मटेरियल्स क्या रहेंगे, यहाँ पर भी सेम वही रहेंगे, दैट इज़ ऑडियो, ठीक है, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, ठीक है। यहाँ पे सेम ही रहेंगे, ऑडियो विजुअल, ठीक है। और आपने अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे यूज़ करना है तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर की भी यहाँ पे मदद ले सकते हो, ठीक है, यानी नेटवर्किंग साइट्स जो भी होती हैं। और अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है आपके जो टीचिंग आपके एड्स हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सेंटर या डिस्कवरी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी हायर मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ठीक है। तो डिस्कवरी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व असाइनमेंट के रूप में भी कर सकता है, ठीक है। आप बच्चे को क्या प्रोवाइड कर सकते हो, असाइनमेंट भी दे सकते हो, ठीक है, या उसको कोई डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आप एनालिटिक टेस्ट भी उसको दे सकते हो, एनालिटिक टेस्ट। तो ये है डिफरेंट टीचिंग एड्स या टीचिंग आप बोल सकते हो मेथड्स, जो कि हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, आपके मेमोरी लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेचर ऑफ मोटिवेशन जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो कैसा रहना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर क्या है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर क्या है, एंड मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपका जो मोटिवेशन है वो आपने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखो मेमोरी लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का मोटिवेशन जो है वो पूरे तरीके से क्या है, एक्सटर्नल है। टीचर ही यहाँ पे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा बच्चों को कि वो उन फैक्ट्स को क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर टाइप ऑफ मोटिवेशन जो है यहाँ पर यूज़ होती है। यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट है नहीं है, उससे कुछ भी लेना देना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे टीचर जो है एज अ मोटिवेटर काम करेगा। ठीक है, टीचर जो है एज अ मोटिवेटर काम करेगा ताकि वो क्या करें, बच्चे जो हैं वो क्या करें, मतलब इस तरीके से बच्चों को क्या करें, इंसिस्ट कर रहा है। वो इंसिस्ट करने का मतलब क्या है कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, ये जो मोटिवेशन है ये क्या है, मतलब बाहरी तरीके से। किस तरीके की, अगर सपोज 6th क्लास का कोई बच्चा है, 7th क्लास का, तो उसको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो टीचर क्या कर रहे हैं बेसिकली तरीके से, वो क्या करता है, वो बोलता है कि हाँ अगर आप 7th क्लास में आ चुके हो तो आपको 7th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप पास हो पाओगे। 10th लेवल के हैं तो वो क्या बोलेगा कि 10th लेवल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो टीचर एज अ मोटिवेटर तो है, लेकिन वो किस तरीके से, बाहरी तरीके से मोटिवेट कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। उसके बाद है नेचर ऑफ मोटिवेशन जो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है वो किस तरीके से, पूरे तरीके से क्या है यहाँ पे इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक क्यों है, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो है बच्चों में ये खुद से आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, और ये अंदर से क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फुल फ्रीडम है बच्चों को। ठीक है, फुल फ्रीडम है बच्चों को कि वो यहाँ पर क्या कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ या शो कर पाएँ अपनी cognitive abilities, show their cognitive abilities। ठीक है, कि उनमें कितना कैलिबर है। बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैलिबर की बात हो रही है। तो बच्चों को वो दिखाने का अगर आप मौका दोगे, अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, तो उसके अंदर जो है मोटिवेशन जो है वो खुद से जागेगी। क्योंकि प्रॉब्लम आपने उसको यहाँ पे दे दी है तो वो क्या करेगा, उसके पास फुल फ्रीडम है, वो उसके अंदर खुद से ही ये मोटिवेशन आएगी कि अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया, मुझे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को शो करने का मौका मिल गया, मुझे ये शो करना है कि मेरे अंदर कितना कैलिबर है ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको अपनी रियल लाइफ में भी क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कि क्लासरूम का सेटअप जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। क्लासरूम का सेटअप बोल लो, चाहे आप बोलो कि आपका क्लासरूम का सेटअप है या क्लासरूम का इन्वायरमेंट है। ठीक है, मेमोरी लेवल के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपका क्लास का जो सेटअप है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लासरूम का जो सेटअप है पूरे तरीके से क्या रहेगा, आपको पता है टीचर ने आना है, इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, बच्चे जो हैं पूरे तरीके से पैसिव हैं, एक्टिव नहीं है, तो इट मीन्स ये क्लासरूम जो है वो पूरे तरीके से क्या है, एक तरीके का डल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं है तब भी बच्चों को वो फैक्ट्स क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और क्लासरूम का सेटअप क्या है, क्या चैलेंजिंग है, नहीं, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज की तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को क्या करना है, रोट लर्निंग यहाँ पे करनी है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे क्लासरूम के सेटअप में, क्या कोई इंटरेक्शन है, तो किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपका क्लासरूम का जो सेटअप है या एनवायरनमेंट है वो पूरे तरीके से डल है, किसी भी तरीके से चैलेंजिंग नहीं है और कोई भी इंटरेक्शन का मौका जो है बच्चों को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे बच्चों ने नॉलेज को अप्लाई करना है। तो नॉलेज को अप्लाई किस तरीके से करेंगे, अगर जो है क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा। ठीक है, पूरे तरीके से डिसिप्लिन होता है तभी बच्चे क्या कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से क्या यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इंटरेक्शन का यहाँ पे स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे क्या डाउट्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डाउट्स जो हैं बच्चों को आते हैं तो टीचर क्या करता है, उनको भी सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट्स सॉल्वर का जो सेटअप है या इन्वायरमेंट है वो रहता है। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर आ जाओ, और रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है आपका जो क्लासरूम का सेटअप है वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो क्लासरूम का सेटअप है यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।
ठीक है, एक्साइटेड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है बच्चों को, ताकि वो क्या कर पाएँ, अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, और पूरे तरीके से क्या है, ये लाइव है, ठीक है, लाइव है मतलब लाइवली है, ठीक है, डिसिप्लिन है, लाइवली है, एक्साइटिंग है, एनकरेजिंग है, ठीक है, तो लाइव है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि क्या ये चैलेंजिंग है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ चैलेंजिंग, ठीक है, बच्चों को चैलेंज दिया गया है और उस चैलेंज के ऊपर उस बच्चों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से खरा उतरना है। तो ये क्लासरूम का सेटअप जो है मेमोरी लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल के ऊपर जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आपका जो रोल है या क्लासरूम का सेटअप जो है वो किस किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई आपने करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचिंग मेथड जो है मेमोरी लेवल के ऊपर हमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी लेवल के ऊपर। मेमोरी लेवल के ऊपर जो है हम कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बच्चों को फैक्ट्स ही तो पढ़ाने हैं, तो सीधा सीधा बच्चों को क्या दे दो, लेक्चर मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है, या आप क्या कर दो, टेक्स्ट बुक को ओपन अप करके भी बच्चों को फैक्ट्स याद करवा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डिडक्टिव मेथड का या नरेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नरेशन मेथड, ठीक है, ये लेक्चर मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड और नरेशन मेथड है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अगर आपने देना हो तो बच्चों से ही क्या करवा लो, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को रीड करवा लो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाओ जरा अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे एनालिटिक मेथड है, इट मीन्स एनालिटिक है और ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंथेटिक है, क्योंकि प्रॉपर इंटरेक्शन होती है बच्चों की टीचर के साथ, और बच्चों ने क्या करना है, एक्चुअल में उस नॉलेज को क्या करना है, अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे डिस्कशन होगी, तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन, बच्चों को आपने करना है तो एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, ठीक है, वहाँ से लेके आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है वो। और यहाँ पे आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, और बच्चों को क्या नॉलेज उसने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को आपने कोई क्वेश्चन दिया और वो उसको आंसर करने में क्या है, एबल है, तभी आप क्या बोलोगे कि बच्चा जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ गया है। समझ होनी चाहिए बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अब लास्ट में है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है यहाँ पे क्या शो करेगा, देखो रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में टीचिंग मेथड्स में क्या बोला गया है कि ये यहाँ पे किस तरीके से पूरे तरीके से क्या है, ये लर्नर सेंटर है। लर्नर सेंटर है तो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का यहाँ पे यूज़ करोगे। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, जो कि आपने डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो करने हैं। तो यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि आपका इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है वो आपका कहाँ पे यूज़ होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर होता है या मेमोरी लेवल के ऊपर होता है। ह्यूरिस्टिक लेवल जो है टीचिंग मेथड जो है आप कब यूज़ करोगे, मेमोरी लेवल के ऊपर यूज़ करोगे। तो आपने ये जो नोट्स हैं या जो कुछ भी मैंने बोला है वो आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो कि आप इवैल्यूएशन किस तरीके से करोगे, टॉपिक आपने पढ़ा दिया, ठीक है, अब आपने असेसमेंट करनी है, रोल भी आपने सब कुछ देख लिया। इवैल्यूएशन जो है मेमोरी लेवल के ऊपर आप किस तरीके से करोगे, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर किस तरीके से करोगे, या रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है इवैल्यूएशन करनी है। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आप इवैल्यूएशन नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो टीचिंग का जो रोल है वो इवैल्यूएशन के ऊपर आकर ही ख़त्म होता है। तो मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपकी असेसमेंट जो है आप कैसे ले सकते हो, यहाँ पे मेमोरी लेवल के ऊपर आप बच्चों से क्या ले लो, ओरल टेस्ट यहाँ पे ले सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चों से आप राइट करवा सकते हो, रिटन टेस्ट ले सकते हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप रिटन टेस्ट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो बुक्स में जो कुछ भी थियोरेटिकल पढ़ाया है तो यहाँ पे आपके रिटन टेस्ट भी चल पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आप बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। या मैच द कॉलम जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन को तो क्या करना है, मैच करना है, मैच द कॉलम्स। ये सारे के सारे जो इवैल्यूएशन के जो टेस्ट हैं, असेसमेंट के जो टेस्ट हैं, ये आप ले सकते हो मेमोरी लेवल के ऊपर। अब आ जाओ ज़रा आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है क्या आप ओरल टेस्ट ले सकते हो बच्चों से, ऑफ कोर्स। अगर कोई फॉर्मूला बच्चे को पता है, ठीक है, तो वो बच्चा बता सकता है, ऑरली बता सकता है, तो यहाँ पर भी आप ओरल टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास क्या है, आपने बच्चों को बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस जो है सुन भी सकते हो बच्चों से, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिटन टेस्ट का प्रोविज़न यहाँ पर भी है, रिटन टेस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बच्चों से हम छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जब आप जो भी उसके होते हैं SA1 SA2 इस तरीके से, तो रिटन टेस्ट भी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड्स, प्रैक्टिकल भी ले सकते हो बच्चों से, ठीक है। और ये जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पर आपको क्या पता लगता है, आपको पता लगता है यहाँ पे रिकॉल, रिकग्निशन, एबिलिटीज़ के बारे में बच्चों की पता लगता है, रिकग्निशन एबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे बच्चों को पता लगता है कि बच्चों ने कितनी इन्फॉर्मेशन उनको पता है, ठीक है। तो उनको वो क्या करता है, आगे से आगे अप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इवैल्यूएशन जो है आप किस तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी कर सकते हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है आपकी जो असेसमेंट है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बच्चों ने क्या करनी है, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल दे सकते हो आप उनको। या यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ओपन माइंडेड डिस्कशन भी आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स डिस्कशंस भी एक अच्छा है, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से भी आप एनालाइज या इवैल्यूएशन कर लोगे, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप में सभी बच्चों को एक ग्रुप में नहीं डालना है, A B C D, और उनको क्या दे दिया, कोई प्रैक्टिकल दे दिया या कोई प्रॉब्लम आपने क्या वहाँ पे दे दी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे जो है आ जाएंगे, ठीक है, MCQs शॉर्ट टाइप, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, जिससे आपको पता क्या लगेगा कि हाँ बच्चा जो है वो कहाँ पे लैग कर रहा है। अगर सपोज बच्चा यहाँ पे लैग कर रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, तो आपने वापस से उसको कहाँ पे लेके जाना है, मेमोरी लेवल के ऊपर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप उसको कहाँ लेके जाओ, मेमोरी लेवल के ऊपर, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, एंड देन फिर उसको रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। अगर यहाँ पे बच्चा फेल भी हो रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, तो वापस से फिर से आपने वही प्रोसेस शुरू करनी है मेमोरी लेवल के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, ठीक है। अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है यहाँ पे, कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है आपको कौन कौन सी डीमेरिट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप जिस तरीके से हम बात करते हैं आपके मेमोरी लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको क्या यहाँ पे कोई मेरिट्स मीन्स एडवांटेज कोई देखने को मिल रही है कि नहीं देखने को मिल रही है, और आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मेमोरी लेवल के ऊपर जो है मैं दोनों को साथ में लिखवाऊंगी, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेमोरी लेवल है ये अच्छा है किसके लिए, स्लो लर्नर्स के लिए, ठीक है, गुड फॉर स्लो स्टूडेंट्स के लिए या स्लो लर्नर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की मेरिट बन गई है, ठीक है। और ये क्या है, क्या हम इसको अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हैं, तो हाँ ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं,
गुड फॉर फैक्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल फैक्ट्स अगर बच्चे को पढ़ाने हैं तो उसके लिए ये जो है वो ठीक है। और यहाँ पे तीसरी मेरिट क्या हो सकती है कि हाँ यहाँ पे फ्रीडम है, किसको, टीचर को, फ्रीडम टू टीचर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डीमेरिट्स पे बेटा मैं बाद में करवाती हूँ, पहले तीन यहाँ पे क्या देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं। अच्छा चलो मैं यहाँ पे करवाई देती हूँ, ये मेरिट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे डीमेरिट्स हैं, डी मीन्स डीमेरिट्स। अब यहाँ पे मेमोरी लेवल के ऊपर जो है डीमेरिट्स क्या हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को रटा ही तो रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, तो नो प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होगी यहाँ पे, नो प्रैक्टिकल लर्निंग, बच्चों की कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो रही है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट है। सेकंड क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों को कोई चांस नहीं दिया जाता, तो मतलब फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम टू स्टूडेंट, नो फ्रीडम टू स्टूडेंट, बच्चों को कोई भी फ्रीडम यहाँ पे नहीं मिल रही है। तीसरी क्या हो सकती है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पर्सनैलिटी क्या डेवलप हो रही है बच्चों की, नहीं, ठीक है, नो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसके लिए बेटा, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, कौन से लेवल के ऊपर, मेमोरी लेवल के ऊपर। अब हम चलो बात कर लेते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वहाँ पे कौन कौन सी मेरिट्स हैं। पहले बेटा मेरिट्स, ठीक है, और फिर डीमेरिट्स। यहाँ पे डीमेरिट्स, इनको मैं थोड़ा सा स्क्वायर में कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये मेरिट्स हैं, डी मीन्स डीमेरिट्स, पहले मेरिट्स लिखेंगे एंड देन फिर डीमेरिट्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर क्या है, एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो रिटेंशन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, ठीक है। तो रिटेंशन पावर जो है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। रिटेंशन पावर क्या है, एक इसकी क्या है, मेरिट है, यानी एडवांटेज है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिस्कशन का मौका मिलता है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे डिस्कशन मेथड यूज़ होता है, डिस्कशन होती है प्रॉपर टीचर एंड स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से हमारी जो टीचिंग है या लर्निंग दोनों जो है वो क्या बनती हैं, इफ़ेक्टिव बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो भी क्या रहता है, प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है, प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या रहेंगी, डीमेरिट्स क्या रहेंगी कि यहाँ पे जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, इग्नोर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है। सेकंड डीमेरिट्स क्या हो सकती है इसकी कि यहाँ पर जो है मोटिवेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है टीचर के थ्रू, यानी एक्सट्रिंसिक, कि बच्चा अगर 7th क्लास में है या 8th क्लास में है तो उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, वो उसकी मजबूरी है। तो इट मीन्स मोटिवेशन जो है वो पूरे तरीके से इंटरनल नहीं है बल्कि क्या है, एक्सट्रिंसिक है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड जो डीमेरिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जो है वो लेस फ्रीडम है, ठीक है, कि बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा सोच नहीं सकता यहाँ पर आकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लेस फ्रीडम है, यहाँ पर भी लेस फ्रीडम है। अब देखो यहाँ पे डिस्कशन तो यूज़ हो रही है लेकिन उतनी फ्रीडम नहीं है बच्चे को। फ्रीडम किसके लिए नहीं है, अपनी थिंकिंग के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो फ्रीडम है वो कहाँ पर मिलेगी, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जाकर मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आ जाओ जरा यहाँ पे अब रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो आपको पता है कि इसकी बहुत अच्छी क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या है, मोस्ट थॉटफुल लेवल है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी की सारी इन्वॉल्व्स हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, इन्वॉल्व्स हायर कॉग्निटिव
एबिलिटीज़ का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, एबिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसकी जो एबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे फुल फ्रीडम है। बच्चों को यहाँ पे क्या है, फुल फ्रीडम है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था ना, फुल फ्रीडम है, अपना वो रैशनल सोच भी सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके, अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके, ठीक है, और अपनी रीजनिंग का यूज़ करके वो उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो क्या है इसकी, कि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो है लर्निंग का कौन से लेवल के ऊपर होता है, तो आप इजीली इस लेक्चर को देख के बता सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आकर बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। डीमेरिट्स यहाँ पर क्या हो सकती है कि यहाँ पर ये जो मेथड है रिफ्लेक्टिव लेवल का, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, नॉट suitable फॉर स्लो लर्नर्स, ठीक है, स्लो स्टूडेंट्स या स्लो लर्नर्स, जिस तरीके से भी आपको समझ में आए, ठीक है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे बच्चे को बच्चा जो अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है या कोई प्रैक्टिकल करता है, तो वो क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो है इसकी डीमेरिट क्या बन जाती है कि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड आपकी यहाँ पे डीमेरिट है कि ये जो है कि सारा का सारा जो यहाँ पे फोकस है वो किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर है, ठीक है। बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, बर्डन ऑन स्टूडेंट्स कि बच्चे ने ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर बच्चा यहाँ पे फेल भी हो जाता है तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, मेमोरी लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या बन जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी बन जाती है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है, कुछ बच्चे बीच में स्लो लर्नर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये स्लो लर्नर्स के लिए ये मेथड जो है, ये लेवल जो है वो क्या है, इतना अच्छा साबित नहीं होता है। तो ये क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये थे आज का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने डिस्कस किए हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बेसिस के ऊपर जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।